हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। आज कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी वीडियो एंड तक देखना। आप पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने सेगमेंट एक दिन पिछले वाला रिविजन से। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल में उसका रिविजन करेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। विभाजन विभीषका स्मृति दिवस दोस्तों ये 14 अगस्त को मनाया गया, 2021 से मनाया जाना शुरू हुआ है। इसके अलावा अगस्त 2024 में भारत के 3 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया, जिसमें 2 तमिलनाडु के हैं, एक मध्य प्रदेश के हैं। नाम क्या है? नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और तवा जलाशय मध्य प्रदेश। इसके अलावा एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है राणा एके सिंह को। डीआरडीओ ने दोस्तों लंबी दूरी के ग्लाइडर बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ओडिशा में। और अभी महाराष्ट्र ने जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। इसके अलावा मिशन कर्मयोगी के तहत डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा 2 पोर्टल लॉन्च किए गए, अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट। तो ये 2 पोर्टल हैं। बिहार सरकार ने प्रदेश के सभी मंदिरों और मठों ट्रस्टों का पंजीकरण करने का आदेश दिया है। इसके अलावा जर्मनी के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट को कम करने वाले प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है। और अभी थाईलैंड की शीर्ष संवैधानिक अदालत ने नैतिकता के हनन के आरोप में वहां के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय रेलवे और एनसीआरटीसी के बीच में समझौता हुआ है और इसके तहत वन इंडिया वन टिकट पर यह डील साइन हुई है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनको आपने वन लाइनर फॉर्मेट में 1 मिनट में किया रिवीजन। अब हम लोग डिटेल में करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज सेल का आखिरी दिन है। आज आप अगर एमजेटी एजुकेशन के किसी भी वीडियो कोर्स या ई बुक को लेते हो तो आपको 60 to 80% का डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग कोड आजादी। याद रखना, आजादी कूपन कोड जब यूज करोगे ना तभी ये प्राइस डाउन होना दिखेगा। पहले आपको ये प्राइस दिखेगा, लेकिन जब आप पेमेंट पेज पर जाओगे तब वहां पर जब आजादी कूपन कोड डालोगे तब प्राइस आपको घट करके इतना देखने लगेगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान है कि कहाँ दिख रहा है डिस्काउंट, कहाँ दिख रहा है। तो ध्यान रखिए, इस अमाउंट को आपको पे करना है, इसे नहीं पे करना है आज के लिए। कल से फिर तब इसको पे करना, ठीक है। ये वाला मन कर रहा है तो इसको रुक जाओ, आज कल पे करना, आज इसको पे करना है। और ई बुक कोई भी अगर लेनी है तो आप 60% का डिस्काउंट ई बुक पर भी पा पाओगे। ये सारे ऑफर्स एमजेटी ऐप पर मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आज रात तक। बहुत सारे लोग वन लाइनर ई बुक से चूक गए थे और उसके बाद में वो 5 रुपए में नहीं पाए थे। ऐसे आज भी अगर आप चूकोगे तो इसके बाद आप नहीं पा पाओगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया पुरानी वाली चीजें नहीं है पिछली बार की तरह की जब पहले हुआ करता था अपना पेमेंट गेटवे, तो फिर उसमें कभी भी चीजें इधर उधर हो जाती थी, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होता है, इसलिए जब बताया जाए कि आज लास्ट दिन है तो समझिए लास्ट दिन है, ठीक है ना। चलिए, तो एमजेटी ऐप पर ही ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। जो भी बैच लेना हो, जो भी जी वीडियो कोर्स लेना हो, जा करके व्हाट्सएप पर डिस्कस करो किसमें क्या मिलेगा, क्या सही रहेगा, हमारी तैयारी के लिए क्या बेहतर पड़ेगा, वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप परचेज कीजिए। डेमो देखिए, हर एक वीडियो कोर्स का डेमो अवेलेबल है। डेमो देखिए, पसंद आए, हमारी वाणी आप तक पहुंचे, दिमाग में बात घुसे, तब आप कोर्स को परचेज कीजिए। एमजेटी ऐप पर ही सब मिलेगा, ओनली प्लेटफॉर्म। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुल कितने मिनट का स्पीच दिया गया? तो देखिए, कल स्वतंत्रता दिवस था, 15 अगस्त था, 78वां स्वतंत्रता दिवस। इस पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई थी। तो हर बार का जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ न कुछ बड़ी घोषणाएं की जाती हैं। तो इस घोषणाओं को लेकर के मैंने आपको वीडियो दी थी, है ना। अगर आपने नहीं देखा है, टाइम निकाल करके इसको देखो, 20 मिनट की वीडियो है। जैसे बजट पर बहुत सारे अनाउंसमेंट होती है ना कि कौन सी योजना लाएंगे, आगे का विजन क्या होगा, किस पर काम करेंगे, ऐसे ही समझ लो इसको। मतलब मोटा मोटा अपने दिमाग में समझने के लिए समझ लो कि ये मिनी बजट की तरह होता है, मिनी बजट की तरह। ऐसा बजट जिसमें पैसे का तो घोषणा नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ योजनाएं, विजन, किस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, कि हमारी सरकार किस दिशा में जा रही है, यह सबकी घोषणा की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इन्होंने यहाँ पर घोषणा की 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत सारी, तो उसको आप ये वीडियो में देख लेना। फिर भी मैं आपको कुछ कुछ करके 2-3 क्वेश्चन में
कवर कराने की कोशिश करता हूं। पेशेंस बना करके रखिए, बहुत सारे इंफॉर्मेटिव पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। देखो, इसको लोग हल्के में लेकर के आगे निकल जाते हैं और जब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है तब कंफ्यूज रहते हैं, यार इसको तो कोई पढ़ाया ही नहीं था। इसीलिए हमारा जो अनुभव है मैं उसको बता रहा हूं। मैं बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा देखा हूं कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन। आज मैं सब आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। कुल कितने मिनट का स्पीच था? तो 98 मिनट का उन्होंने स्पीच दिया। अच्छा, कल की वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, एक्चुअली में मुझसे नहीं हुआ है वो मिस्टेक हुआ है उस न्यूज एजेंसी से, दैनिक भास्कर, जहां से मैंने आपको आर्टिकल लिया हुआ था। उसमें 103 मिनट दिखाया गया था, है ना। लेकिन बाद में जब मैंने चेक किया फाइनली यही निकला कि 98 मिनट का ही स्पीच उन्होंने दिया था, 103 मिनट का नहीं दिया था। तो कल की वीडियो में ये सुधार कर लेना, वो पार्ट भी मैं हटा दूंगा वहां से। वैसे तो 98 मिनट की स्पीच रही इनकी, और ये अभी तक की हाईएस्ट एवर रही, लॉन्गेस्ट एवर रही। किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा अभी तक लाल किले से इतनी लंबी स्पीच 15 अगस्त के अवसर पर नहीं दी गई थी। इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने देखिए लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है इस बार स्पीच की टाइमिंग से क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे लंबा भाषण था। अच्छा, एक चीज और रिकॉर्ड बना, पीएम मोदी जी दोस्तों मात्र और मात्र तीसरे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने 11वीं बार लाल किले से संबोधित किया देश को, या कहें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगे का ध्वजारोहण किया। इनसे पहले सिर्फ और सिर्फ 2 भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने ऐसा किया है कि उन्होंने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। तो इन 2 प्रधानमंत्रियों के बाद तीसरे प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि यही 2 प्रधानमंत्री हैं जो 11 साल कम से कम, या 11 साल उससे अधिक का कार्यकाल रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी ये तीसरी बार चुनकर आए हैं, इस वजह से इनका भी ऐसा 11वीं बार था। दूसरा एक और फैक्ट याद रखना कि 11 बार लगातार भाषण देने वाले ये दूसरे हैं। क्या? टोटल 11 बार भाषण देने वाले तीसरे, और 11 बार लगातार देने वाले दूसरे, क्योंकि पंडित नेहरू जी जो हैं ये 1947 से लेकर के आपके 1962 तक 63 तक ये प्रधानमंत्री रहे, तो ये लगातार रहे थे। वहीं इंदिरा गांधी जी जो हैं ये बीच में इनकी सरकार गिरी थी, जब इमरजेंसी इन्होंने इम्पोज की थी उसके बाद सरकार गिरी थी, फिर ये हार गई थी, फिर गठबंधन की सरकार दोबारा से बनी, तो बीच में इनका गैप रहा, तो ये लगातार नहीं थी, है ना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, छोटे छोटे मगर मोटी बातें हैं। आगे एक और क्वेश्चन 15 अगस्त से रिलेटेड। 15 अगस्त 2024 के भाषण में पीएम मोदी ने अगले 5 वर्षों में कितनी नई मेडिकल सीटें बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों पीएम मोदी ने घोषणा की है कि अगले 5 सालों में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा और कौन कौन सी घोषणाएं की हुई हैं? इसके अलावा ये कहा गया है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड बिना वाले 1 लाख युवा जो हैं राजनीति में आएंगे, ऐसी पहल चलाई जाएगी। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, मतलब युवाओं को राजनीति में आने का मौका दिया जाएगा। ऐसे युवा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के ना हो, जिनके बाप दादा चाचा ताऊ ये सब नेता ना हो, ऐसे युवाओं को मौका दिया जाएगा। 2030 तक रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य पहुंचाना होगा। देखो, ये तो मैं कई बार आपको करंट अफेयर में बता चुका हूं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने पहले ही अपना लक्ष्य डिसाइड कर दिया है, घोषित भी किया है कि 2030 तक ये नेट जीरो एमिशन बनेंगे। इसके अलावा 5G पूरे देश में रोल आउट किया जाएगा। 6G पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 2036 में ओलंपिक भारत में हो, इसके लिए सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है। वहां से ओलंपिक कमेटी से, मतलब उनको पूरा वेरीफाई कराना होगा ना, उनको दिखाना होगा कि हम इस स्तर की सुविधाएं देने के लिए अब तैयार हैं। अब आप या फिर आने वाले दिनों में तैयार हो जाएंगे, आप करा सकते हो ओलंपिक। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी घोषणाएं रही। अब एक और क्वेश्चन इससे ले लो, जो पिछली बार के एग्जाम में देखने को मिला था। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था 78वें, पिछली बार वाले एग्जाम में पिछली बार के हिसाब से पगड़ी पूछी गई थी। इस बार जो पूछा जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के दौरान पीएम मोदी ने कौन सी पगड़ी पहनी थी? ये क्वेश्चन ऐसा जो पिछली साल वाला था वो पूछा गया था पिछले साल के 1-2 एग्जाम में। कौन सी इस बार इन्होंने पहनी थी पगड़ी? तो राजस्थानी लहरिया पगड़ी पहनी थी। ठीक है ना, राजस्थानी लहरिया पगड़ी पहनी थी इन्होंने। यहाँ पर ये देखिए, ये राजस्थानी लहरिया पगड़ी थी इनकी, और ये केसरिया रंग की थी, ही हरे पीले नारंगी कलर की मिक्सअप में थी। राजस्थानी लहरिया प्रिंट पगड़ी जो है ये फेमस है राजस्थान में, और कई वर्षों से ये चर्चे में रहती है अपने यूनिक डिजाइन की वजह से। तो 2023 में इन्होंने राजस्थानी पगड़ी पहनी थी, तब ये बांधनी प्रिंट वाली थी। और अगर आप लोग जो है रेगुलर एग्जाम वगैरह देते होंगे
तो कुछ जरूर देखने को मिला होगा, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। बांधनी प्रिंट वाली राजस्थानी पगड़ी, इस बार लहरिया प्रिंट वाली पगड़ी। ठीक है, चलिए। और कल वाली जो वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको 2014 से लेकर 2024 तक का सब कुछ बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निवेशकों ने 7,860 नई कंपनियों के साथ कहां के विदेशी व्यापार विस्तार में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो भारतीय निवेशकों ने, इंडियन इन्वेस्टर्स ने दोस्तों दुबई में, दुबई बोले तो यूएई में 7,860 नई कंपनियों का इन्वेस्टमेंट किया, या कहें कि वहां पर कंपनियों में पैसे डाले। इसकी वजह से विदेशी व्यापार विस्तार में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वैसे भी अगर दुबई के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो दुबई सबसे ज्यादा अपना ट्रेड करता है चाइना से, फिर दुबई का दूसरा या कहें सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया, दुबई के लिहाज से। भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत जो है चाइना और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे लार्जेस्ट ट्रेड करता है यूएई के साथ, यानी भारत का यूएई थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और यूएई का भारत सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। चलिए, आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको रेगुलर नहीं मिलेंगी, जल्दी अलग अलग जगहों पर मिलेंगी। ये मैं एक साथ पिरोया हूं आपको इसी वीडियो में, इसी क्वेश्चन में। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछे जाएगा, जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट आपको बताया, ये पूछा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, दूसरा पॉइंट, यूएई जो है अमेरिका के बाद भारत का दूसरा शीर्ष निर्यात गंतव्य भी है। मतलब भारत अपने सामानों का, गुड्स का जब एक्सपोर्टेशन करता है तो अमेरिका में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, दूसरा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएई में। ठीक है, तो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट और ट्रेड के मामले में तीसरे नंबर का। चलिए, इसके अलावा फरवरी 2022 में ये लाइन मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फरवरी 2022 में भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ था, जिसे सीईपीए कहते हैं। तो सीईपीए पर हस्ताक्षर 2022 में फरवरी में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूएई भारत का तीसरा सबसे, ये बताया मैंने। भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना हो गया है? तो एक डाटा के मुताबिक 84.5 बिलियन डॉलर है, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक, यानी पिछला वाला फाइनेंशियल ईयर का डाटा आया था। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि भारत और चाइना के बीच सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। भारत चाइना के बीच कितना होता है? भारत और चीन के बीच सबसे ज्यादा 118.4 बिलियन डॉलर का होता है, अभी जब डाटा आया था तब। और भारत अमेरिका के बाद दूसरा होता है। भारत अमेरिका के पास, अमेरिका के साथ भारत का दूसरा सबसे ज्यादा होता है, ये भी 118 बिलियन डॉलर है, लेकिन 118.1 बिलियन डॉलर है। ठीक है ना, तो भारत चाइना से सबसे ज्यादा ट्रेड पार्टनर करता है और दूसरे नंबर पर अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रवर्तन निदेशालय का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अभी तक कार्यवाहक पद पर थे, अब इनको परमानेंट नियुक्ति मिल गई है। कौन है वो? राहुल नवीन। राहुल नवीन दोस्तों संजय कुमार मिश्रा जी की जगह पर आए हुए हैं। जब संजय कुमार मिश्रा जी सितंबर 2023 में हटे थे, तब भी मैंने आपको बताया था, तब इनको कार्यवाहक नियुक्त किया गया था क्योंकि ये डिप्टी पद पर थे, तो इन्हीं को पोजीशन दे दी गई थी अंतरिम। अब इन्हें परमानेंट कर दिया गया है, तो इनका कार्यकाल अब से 2 वर्ष का होगा। और ये आईआरएस अधिकारी हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी हैं, 1993 बैच के। राहुल नवीन। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वही वाली है जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह की चेकिंग करती है एजेंसी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं जो पिछले दिनों में हुई हैं, उनका रिवीजन करेंगे। राणा एके सिंह को एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया है। टीवी सोमनाथन भारत के नए कैबिनेट सचिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये, राजीव गौबा जी के बाद ये नियुक्त किए गए हैं, पहले वित्त सचिव थे, अब कैबिनेट सचिव हैं। दलजीत सिंह चौधरी जी को बीएसपीएफ का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के दोस्तों ये नए चेयरमैन हैं, 28 अगस्त को अपना पद ज्वाइन करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर पहली महिला चिकित्सा सेवा महानिदेशक हैं। प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आपने देखा मनोज सैनी के इस्तीफे के बाद इनको नियुक्त किया गया। मनोज मित्तल जो है सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। केवी सुब्रमण्यम फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। अरुण कुमार बंसल को पेटीएम पेमेंट बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ये पिछले दिनों की कुछ नियुक्तियां हैं, ये 5 तो आप रट डालो, ये 5 नहीं भूलना चाहिए अगर ये सब नहीं याद हो रहा है कम से कम। अगला 28वां केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये संगठन सम्मेलन हुआ दोस्तों नई दिल्ली में।
सांख्यिकी और राज्य सांख्यिकी संगठन। देखिए, केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सांख्यिकी वाला डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिक वाला, और राज्यों के जो स्टैटिस्टिक्स वाले जो डिपार्टमेंट है, इन सब की बुला करके मीटिंग हुई। और यहाँ मीटिंग ये खेल रहे थे, और सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय जो है केंद्रीय वाला, उसने इसका आयोजन किया था नई दिल्ली में। विषय क्या था? निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करना, राज्य सांख्यिकी प्रणाली को मजबूत बनाना, ये था इस बार का विषय। ओके, अब चलो सांख्यिकी आया है, थोड़ा हम लोग भी सांख्यिकी खेल लेते हैं। भारतीय सांख्यिकी दिवस या कहें कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे 29 जून को मनाया जाता है। और ये 29 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पीसी महानलोबिस जी की जयंती होती है, और इसीलिए हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगला, यहाँ पर कुछ और आयोजन सम्मेलन है, इसका भी रिवीजन कर लो। पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? अभी व्यापार का, तो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन भोपाल में हुआ। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अंतरिक्ष रिसर्च को लेकर के, स्पेस रिसर्च को लेकर के वैश्विक सम्मेलन साउथ कोरिया में हुआ। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा में हुआ। कोलंबो सिक्योरिटी समिट ये मॉरिशस में हुई, बहुत इंपॉर्टेंट। 7वां ग्लोबल स्टार्टअप समिट नई दिल्ली में हुआ। नाटो समिट वाशिंगटन डीसी में हुई। G7 इंपॉर्टेंट है, ये हुई कहां पर? इटली में। SCO शिखर सम्मेलन अस्ताना में हुआ, कजाकिस्तान में। अगला, हाल ही में किस देश ने 2 टन पेलोड वाले अपने सबसे बड़े नागरिक कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया? 2 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। पेलोड मतलब भार समझो, या कहें कि इक्विपमेंट ले जा सकता है। 2 टन पेलोड ले जाने वाला ये कार्गो ड्रोन है, और ये बनाया है चाइना ने। देखो, ड्रोन को क्या कहते हैं? UAV कहते हैं। ड्रोन हम लोग जहाँ आम भाषा में जब कहते हैं ना, दिमाग में आता है अच्छा छोटा सा होगा, इसे कैमरे वाला, शादी ब्याह में जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है वो टाइप का। नहीं, ड्रोन मतलब UAV मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल। तो अनमैन्ड एयर व्हीकल का मतलब ये हुआ कि वो जो एयर व्हीकल है वो उसमें कोई आदमी नहीं बैठा है, कोई पायलट नहीं है, उसको नीचे से कंट्रोल किया जा रहा है। अब आप समझ करके देखो कि इतना बड़ा अनमैन्ड एयर व्हीकल होगा जो 2 टन का पेलोड भी ले जा सकता है। 2 टन का अगर मान लो वो बम ले गया केवल, और बम ले जाकर किसी पर गिरा दिया, तो वो देश तबाह हो जाएगा। इतना बड़ा है, सोचो, इतना बड़ा ये अनमैन्ड है एयर व्हीकल। इसमें कोई आदमी, कोई पायलट नहीं बैठा है, इसको नीचे से कंट्रोल करके कहीं पर भी उड़ाया जा सके। ये बड़ा खतरनाक चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति को हानि होने की भी चिंता नहीं है। पैसा है, बनवाओ ड्रोन, उड़ा दो, कहीं पर भी भेज दो। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन ये क्लेम किया जा रहा है, दुनिया में सबसे बड़े ड्रोन में से एक माना जा रहा है। इसकी पहली उड़ान 2030 तक होगी। $279 बिलियन तक की कम ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था की ओर चीन के कदम का हिस्सा है। मतलब 2030 तक जो है ये इसकी लॉन्चिंग होने की बात है। और कौन बना रहा है? सिचुआन टेंगोन साइंस टेक इनोवेशन कंपनी के द्वारा। अगला, हाल ही में अफ्रीका CDC ने प्रकोप के बीच किस बीमारी को लेकर आपातकाल की घोषणा की? देखो, दुनिया एक और चपेटे में आने की फिराक में है, मतलब बिल्कुल कदम पर है। एक और रोग जो है तेजी से फैल रहा है, और अफ्रीका से शुरुआत हुई है। नाम है मंकी पॉक्स। हालांकि इसके इंडिया में भी पिछले कुछ महीनों में केसेस देखने को मिल गए हैं, और मैंने इस पर वीडियोस भी वगैरह आपको बना करके दी हुई है। हालांकि जैसे इंडिया में सिम्टम्स दिखते हैं, कुछ की मृत्यु भी हो जाती है बच्चों में, और उसके बाद फिर ये गायब हो जाते हैं। जैसे गर्मियों में देखने को मिले थे, एक बार और देखने को मिले थे। मैंने 2 बार इस पर वीडियो बनाई थी, एक बार पिछले साल भी बनाई थी, लेकिन उतना मामला यहाँ फैला नहीं है इंडिया में। लेकिन अफ्रीका में ये बीमारी फैल चुकी है, और दोस्तों WHO ने इसको डिक्लेयर कर दिया है हेल्थ इमरजेंसी भी। क्वेश्चन यही वाला लेना था। चलिए कल ये क्वेश्चन ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के रूप में ये आप याद रखिए। WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जब घोषित करता है WHO, तो इसका मतलब ये है कि वो एक से कई देशों में वो फैल चुका है। लेकिन जब एक महाद्वीप से भी कई और महाद्वीपों में फैलना शुरू हो गया, बहुत बड़े क्षेत्र में फैलना शुरू हो गया, तब उसे पैंडेमिक घोषित करेगा WHO। ये सब घोषणा WHO ही करते हैं, टेड्रोस चाचा, है ना। तो टेड्रोस चाचा ने अभी क्या कहा है कि ये अभी ग्लोबल इमरजेंसी, मतलब कि जब इमरजेंसी घोषित किया तो इसका मतलब कि सतर्क हो जाओ सब लोग।
सतर्क हो जाओ, ये बीमारी फैल रही है और कई देशों में फैल चुकी है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी आई तो। और जब पैंडेमिक घोषित किया गया तो मतलब ये भैया फैल चुकी है, महामारी हो गई, रूप ले रही है और घातक हो चुकी है, मृत्यु भी हो रही है और पूरी दुनिया में ये फैल सकती है। तो अफ्रीका सीडीसी ने प्रकोप के बीच अपने यहाँ तो इमरजेंसी की घोषणा इन्होंने कर दी है। एमपॉक्स को, मंकी पॉक्स को इसे कहा जाता है, फुल फॉर्म में मंकी पॉक्स और एमपॉक्स कहा जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इसका नया वेरिएंट आया है, क्लेड आईबी वेरिएंट, है ना। इतना तो हम लोग के एप्लीकेशन का नया अपडेट नहीं आता है जितना आजकल वायरस के अपडेट आ जा रहे हैं। नए नए वायरस के अपडेट आ रहे हैं। क्लेड आईबी वेरिएंट जो है तेजी से फैल रहा है। वहां पर 400 से ज्यादा अभी तक की मृत्यु आ गई है, 15,000 से ज्यादा लोगों को चपेट में ले चुका है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इस महाद्वीप को, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को 10 मिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक की जरूरत है। अगला, वैक्सीन से याद आया, भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे वाला जो है, आधार पूना वाला, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी है। अगस्त 2024 में भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? तो नए कोच होंगे दोस्तों पीआर श्रीजेश साहब। भाई पीआर श्रीजेश जो है अपना जबरदस्त प्रदर्शन दिए, भारत को 2 बार ये कांस्य दिलाए ओलंपिक में। पिछली बार भी भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य जीता था, इस बार भी ओलंपिक में कांस्य जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। इसमें ये मजबूत दीवार बनकर के खड़े रहते थे क्योंकि ये गोलकीपर थे। अब पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी, तो संन्यास की घोषणा किए, उसके बाद हॉकी संघ ने कहा अभी रुको, तुम ऐसा ना जाओ, आराम ना करो, आपका अनुभव काम आएगा। किसको? जूनियर्स को। तो जूनियर पुरुष टीम जो है उसके नए मुख्य कोच बनाए गए पीआर श्रीजेश, ठीक है। खेल से ये संन्यास ले चुके हैं, मेन खेल से। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं? तो देखिए, इनको पद्मश्री मिला था 2017 में, भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, और खेल रत्न मिला था 2021 में जब हॉकी टीम ने जीता था कांस्य पदक तब। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो आईसीसी हर महीने पुरस्कार जारी करता है प्लेयर ऑफ द मंथ का, एक महिला खिलाड़ी, एक पुरुष क्रिकेटर। तो इस बार कौन जीते हैं? इस बार दोस्तों गस एटकिंसन और चमारी अटापट्टू को दिया गया है। चमारी अटापट्टू श्रीलंका की हैं और गस ये जो हैं ये इंग्लैंड के हैं। इन दोनों को पुरुष और महिला के लिए दिया गया है। देखिए ये हैं बॉलर और इन्होंने लिए हैं अभी पिछले महीने 22 विकेट, इसके लिए इनको मिला है। चमारी अटापट्टू ने, आपको याद होगा, महिला एशिया जो कप हुआ था अभी, उसको जीता है। श्रीलंका ने भारतीय टीम को हरा करके महिला एशिया कप जीता था, उसको जितवाने में इनको इन्होंने अच्छा योगदान दिया था, इसलिए इनको ये चुना गया है। दूसरा ये कि ये लगातार नहीं, ये तीसरी बार आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड पा चुकी हैं। आईसीसी ने 2021 में, जनवरी 2021 में ये शुरुआत की थी। सबसे पहले विजेता ऋषभ पंत बने थे। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी और ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं जेफ अलार्डिस और मुख्यालय है दुबई में। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए। यूजफुल और क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए आप हमारे पेड बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ये ऑफर्स है बचा हुआ, जिसमें आप इस प्राइजेस पर आप फ्रीडम ऑफर सेल का फायदा उठा सकते हो। आजादी कूपन कोड यूज करना और इस पर आपको 60 to 80% का डिस्काउंट मिलेगा। चूकना मत दोस्त, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर बाद में फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अर्जुन बैच नया आया हुआ है एनटीपीसी वालों के लिए, एनटीपीसी वाले इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कीजिए और डिस्कशन कीजिए कि क्या आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा। चलिए लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। पूछा गया था पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हुआ था, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने लिखी थी द लेगेसी ऑफ नेहरू। प्रधानमंत्री जीवन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2019 से की गई थी, अब 2028 तक रहेगी। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। इसके अलावा किस देश के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को पहला वर्ल्ड वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था? अच्छा, भारत पाकिस्तान के अलावा आप अफगानिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चाइना, सबकी सीमा रेखा के बारे में आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ई बुक्स वगैरह भी डिस्काउंट है, इसको भी आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।